नमस्कार। आज अपन बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिजीज जीआई सिस्टम डिस्टर्बेंस होने के में मोस्ट कॉमन डिजीज जो है उसको अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल जो है वो देखी गई है और एग्जाम पर्पस से मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है वो क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होती है। तो आज अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं A to Z। क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, क्यों होती है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण है, किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे, कैसे अपन इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो पूरा जो जानकारी हासिल जो है वो आज अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज की करेंगे। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज का मतलब ही है अल्सरेशन इन द म्यूकोजल वॉल ऑफ द स्टमक। असल के अंदर जो है अपनी जीआई सिस्टम है, ये अपना जीआई सिस्टम है। इस जीआई सिस्टम के 4 लेयर है। कितना लेयर है? 4 लेयर है। इनर टू आउटर बात करें, अंदर से बाहर की तरफ बात करें तो सबसे अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन। फिर सेकंड जो है सब म्यूकोजा होती है, थर्ड मस्कुलरिस होती है और बाहर वाली जो है वो सिरोसा होती है। म्यूकोजा मेम्ब्रेन जो है इनर मोस्ट जो लेयर है ये हमारे जीआई सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। हमारे जीआई सिस्टम के अंदर हमारे खाने को, उस खाने को पचाने के लिए HCl का सिक्रेशन होता है और HCl जो है उस खाने में माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेगा और उस खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। तो अब ये हाईली एसिडिक होने के नाते, है ना, बहुत ज्यादा जो है पीएच होता है HCl का 2.5 पीएच। अब इस पीएच की वजह से हमारे जो अंदर का स्टमक की लेयर है ये कहीं बर्न आउट ना हो जाए, जल ना जाए, इसलिए जो म्यूकोजा जो लेयर होती है ये हमारे प्रोटेक्शन करती है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये जीआई सिस्टम में म्यूकोजा मेम्ब्रेन क्या कह रहा है? अल्सरेशन इन द म्यूकोजल वॉल। ये जो अंदर की वॉल है इसमें HCl का ज्यादा सिक्रेशन या प्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पे अल्सरेशन हो जाता है। कहाँ अल्सरेशन हो जाएगा? स्टमक के अंदर, है ना, स्टमक के अंदर अल्सरेशन हो गया, एक कारण ये हो सकता है। पाइलोरस पार्ट के अंदर अल्सरेशन हो सकता है, दूसरा यहाँ इस लोकेशन पे हो सकता है। तीसरा जो है वो क्या हो सकता है? डोडिनम के अंदर। और डोडिनम के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो रिस्क रहता है, इसलिए मोस्ट कॉमन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज अफेक्ट करती है तो इनमें से तो वो है डोडिनम। डोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जहां फूड का मेजर जो है एब्जॉर्प्शन होता है। कई बार जो है वो इसोफेगस के अंदर भी जो है वो देखा गया है। इसोफेगस के लिए अपन अलग से उसको पढ़ते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये जो डिजीज है इसके अंदर जो है बार बार HCl, है ना, इंस्पिंटर को, है ना, एक्लेशिया कार्डिया होने की वजह से ऊपर जो है वो जीआई कंटेंट जो है वो रीगर्जिटेट कर लेता है और जिसकी वजह से इसोफेगस के अंदर, है ना, एक बहुत बड़ी जो बात बता रहा हूं, इसोफेगस के अंदर ये म्यूकोजल लेयर जो है वो एब्सेंट रहती। क्या रहती है? म्यूकोजल लेयर एब्सेंट रहेगी, अंदर का जो लेमिनेशन है वो एब्सेंट रहेगा। तो ये मोर प्रोन टू ससेप्टिबल टू HCl सिक्रेशंस। HCl सिक्रेशन यदि इसमें चला गया तो सबसे पहले जो है वो अल्सरेशन होगा और इसोफेगस जो है वो बैरेट इसोफेगस जैसी अपन को देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारी जो घटना जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन यही कह रहा है, अल्सरेशन इन द म्यूकोजल वॉल, है ना, म्यूकोजल वॉल के अंदर अल्सरेशन हो जाना। म्यूकोजल वॉल जो है स्टमक की इनर मोस्ट लेयर है जो हमारे स्टमक को सुरक्षा प्रोवाइड करती है और ये म्यूकोजल लेयर बनती रहती है, प्रोडक्शन होता रहता है और इस HCl से जो है वो अपन को सुरक्षा देती है। बट अब इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर छेद हो गया, अल्सरेशन हो गया, घाव हो गया। अल्सरेशन का मतलब होता है घाव, है ना, बार बार HCl के, है ना, बार बार HCl के प्रभाव से आने से या फिर HCl का बार बार जो है परसिस्टेंट लेवल बढ़ जाना और म्यूकोजल लेयर का धीरे धीरे गर्जिटेड हो जाना, है ना, धीरे धीरे हट जाना, या फिर इसका प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाने की वजह से फिर जो है वो इसके अंदर अल्सरेशन हो जाता है। और कमाल की बात कहता हूं, अल्सरेशन जो होता है इसमें म्यूकोजल वॉल का डैमेज होने के साथ में अल्सरेशन कहां चला जाएगा? सब म्यूकोजल वॉल, यहां तक जो है वो क्या हो जाएगा? यहां तक जो है वो छाला हो जाएगा, घाव हो जाएगा। इसको अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर्स का अपने डेफिनेशंस पता किया। फिर बात करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज क्यों होती है, इसके पीछे क्या इटियोलॉजी है, क्या इसके जो है वो कारण है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बड़ा कारण है HCl का जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाना। हाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी स्टमक की पेराइटल सेल सिक्रेट करती है। डेली जो है वो 2.5 लीटर जो है, लगभग 2.5 लीटर जो है वो HCl का सिक्रेशन होता है। बट ये HCl का सिक्रेशन 2.5 लीटर हमारे खाने को पचाने के लिए, उसको माइक्रोब्स को मारने के लिए जो है
होता है। बट ये अच्छा होता है, बट ये नुकसान कब होता है, जब HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि HCl जो है, HCl का सिक्रेशन ज्यादा तो हुआ है बट म्यूकोजल जो लाइनिंग है वो कमजोर हो गई, अब उसके संपर्क में आएगी, टच करेगी तो ये क्या कर देगी, अल्सरेशन कर देगी, और इसके साथ में म्यूकोजन प्रोटेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाए। यदि HCl ज्यादा है पर म्यूकस प्रोटेक्शन ज्यादा है तो HCl अपना ज्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और पेप्टिक अल्सर्स नहीं होगा। बट यहाँ उल्टा है, HCl ज्यादा है और म्यूकस प्रोटेक्शन क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसमें बोलते हैं H पाइलोरिक इन्फेक्शन। H पाइलोरिक इन्फेक्शन का मतलब है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से भी HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। फिर कई सारी जो मेडिकेशंस, जिसमें बोलते हैं NSAIDs हो गई, एस्प्रिन हो गई, ये सारी जो मेडिकेशंस होती हैं, ये अपन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट यदि ये टैबलेट ले लें तो और ज्यादा जो है वो रिस्क हो सकती है। ये टैबलेट क्या करती है, ये इस म्यूकस प्रोडक्शंस को रिड्यूस कर देती है, म्यूकस प्रोडक्शंस को रिड्यूस कर देती है, और खाली पेट लेने से और ज्यादा इरिटेंट होता है, इरिटेशन है ना, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, इरिटेशन ज्यादा होने की वजह से, है ना, तो फिर जो है अपना HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। और ये जो मेडिकेशंस है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है, ये अपने म्यूकस प्रोडक्शंस को कम कर देती, जिससे अपनी म्यूकस लाइनिंग वीक हो जाती है और प्रोन टू पेप्टिक अल्सर्स, तो पेप्टिक अल्सर्स होने का खतरा रहता है। स्पाइसी फूड, जिसमें हाई फैट फूड, हाई स्पाइसी फूड, हाई फैट फूड या ज्यादा इंटेक करना, है ना, जितना ज्यादा स्टमक के अंदर फूड का स्टे रहेगा उतना ज्यादा HCl का एक्सपोजर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो HCl का एक्सपोजर ज्यादा रहेगा पेप्टिक अल्सर्स के अंदर, क्योंकि फैट्स को, है ना, ब्रेक डाउन करने के लिए HCl जो है वो HCl मोर जो पैराइटल सेल HCl का सिक्रेशन करती है। तो स्पाइसी फूड, हाई फैटी फूड्स और फुल जो स्टमक अपन डाइट लेते हैं उसकी वजह से, हाई फैट डाइट की वजह से, हाई प्रोटीन की वजह से, हाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो है हो सकता है। बेवरेज कंटेन कैफीन, चाय, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे सारों में क्या होता है, बेवरेज होता है, और ये हमारे HCl के प्रोडक्शंस को बढ़ा देते हैं। एक्सेसिव एल्कोहल, एक्सेसिव एल्कोहल जो है वो एक इरिटेंट सब्सटेंस है, ये इरिटेंट करता है अपने म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, फिर जो है अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेंट रहेगी, कमजोर रहेगी, तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, जब भी अपन स्ट्रेस की आते हैं, स्ट्रेस के अंदर आते हैं इमोशनली, तो अपना सिंपैथिक नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिवेशन हो जाता है, जो वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है, और वेगस नर्व जो है वो HCl का प्रोडक्शन करवाने में मदद करती है, और HCl प्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। स्मोकिंग करने की वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग विद अपन चाय, कॉफी या ड्रिंकिंग या ईटिंग करते हैं स्मोकिंग के साथ, तो वही जो स्मोकिंग का डार्क है वो अपने खाने के साथ जाता है, और खाने के साथ में जाने से वो अपने म्यूकोजल लेयर को इरिटेंट करता है, और पेप्टिक अल्सर्स होने का खतरा हो सकता है। इरिटेंट सब्सटेंस, कोई भी जो है वो इरिटेंट सब्सटेंस जो है वो अपन ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी केमिकल हो, चाहे कोई भी फूड हो, या फिर किसी तरीके का ड्रिंक फूड या सिट्रेट फूड या इस तरीके का जो है वो क्या कर सकता है, वो अपने म्यूकोजल लेयर को इरिटेंट कर सकता है। तो ये सारे जो कारण हैं वो अपन ने स्टडी किए हैं। अब इस पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो अपन को देखने को मिलेगा। अब जो है वो इसकी वजह से, पेप्टिक अल्सर्स की वजह से बर्निंग एक्सपीरियंस पेन देगा, पेट दुखेगा पेशेंट का, स्टमक पेन होगा, किस तरीके का पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन, जैसे कोई पेट में जल रहा है इस तरीके का। पेन का लोकेशंस क्या रहने वाला है, पेन का लोकेशंस ये अपने एब्डोमेन के अंदर टोटल जो है वो 9 क्वाड्रेंट होते हैं, 9 क्वाड्रेंट के अंदर ये बेली बटन है, बेली बटन के बीच से लगा के ब्रेस्ट बोन, इस एरिया के अंदर जो है वो अपन को पेन जो है वो देखने को ज्यादा मिलेगा। ज्यादातर अपन को मिड एपिगैस्ट्रियम, है ना, एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर जो है, मिड एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर सबसे ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। पेन जो है वो कुछ दिनों से लगा के कुछ हफ्ते तक जो है वो दर्द हो सकता है। तो ये देखने को, मेजर केस के अंदर कोई तरह का सिम्टम्स नहीं आता, ज्यादातर केस के अंदर ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, नॉर्मल सिम्टम रहते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बर्फिंग का मतलब डकार आना, डकारे ज्यादा आएगा। डकारे ज्यादा कब आएगा, जब उसका पेट खाली रहेगा, खाली पेट में डकारे ज्यादा आना, ये भी बताता है कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर डिजीज है। ब्लोटिंग रहना, पेट जो है वो भरा भरा रहना, ब्लोटिंग ज्यादा रहना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में। भूख ना लगना, वजन जो है वो कम होना, ये इसके अंदर जो है देखा गया है। नोजिया और वॉमिटिंग जो है वो भी देखा गया है। पेशेंट को ज्यादा जब
HCl का प्रोडक्शन हो जा तो पेशेंट जो है वो उल्टी कर सकता है या फिर नोजिया कर सकता है। मोस्ट 30% केस के अंदर जो है वो ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। कई बार जो है पेशेंट में पेप्टिक अल्सर जो है वो अंदर के छाले जो है ये फूट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर हो जाने की वजह से वहां पे ब्लीड करने लग जाएंगे। और यदि ये ब्लीडिंग जो है अपर जीआई सिस्टम के अंदर ब्लीडिंग हुई है तो ये हमारे स्टूल को कैसा कर देगी, डार्क कलर का स्टूल कर देगी। और ये जो ब्लड है हमारे स्टूल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ब्लड विथ स्टूल, जिसको अपन अपर जीआई सिस्टम के अंदर कोई भी ब्लीडिंग हुई है तो ऐसे पेशेंट का जो स्टूल है वो डार्क कलर का रहेगा, जिसको अपन टेक्निकल भाषा के अंदर जो है वो मेलेना बोलते हैं। तो मेलेना का मतलब है अपर जीआई ब्लीड हुआ है और अब ये स्टूल के अंदर ब्लीडिंग दिख रहा है, इसलिए स्टूल का कलर जो है वो डार्क कलर जैसा हो गया। यदि अपर जीआई ब्लीड हुआ है और पेशेंट को वॉमिट हुआ है ना, पेशेंट को क्या हुआ, वॉमिटिंग हुआ है, उसको बोलते हैं हेमेटेमेसिस। तो हेमेटेमेसिस का मतलब है ब्लड विथ वॉमिट, वॉमिट के साथ में ब्लड है। ये ज्यादातर जो है वो अपने पेट के छाले रप्चर हो जाने की वजह से जो है वो अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखो बात करते हैं पेन का, स्पेशली अपन दो तरीके के लोकेशंस की बात करें है ना। एक तो गैस्ट्रिक अल्सर्स, एक कौन सा अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर्स और डोडिनल अल्सर में क्या डिफरेंस है, एक तो यहाँ छाला हो रखा है, पेट के अंदर छाला हो रखा है, और एक आंत के अंदर छाला हो रखा है। पेट के छाले में और आंत के छाले में क्या फर्क है, क्या इसके अंदर जो है वो डिफरेंस भी पूछा गया है, तो उस डिफरेंस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जब भी पेट में छाला होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, तो इमीडिएटली जो है पेशेंट को क्या होगा, दर्द होगा। जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा पेशेंट का पेट के अंदर बर्निंग सेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए जो है पेशेंट अपना खाना छोड़ देगा, ज्यादा पेशेंट खाना नहीं खाएगा, इसलिए पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो सकती है, साथ ही पेशेंट को वेट जो है वो लॉस देखने को मिल सकता है। इसके अंदर जबकि अपन बात करते हैं आफ्टर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के बाद, क्योंकि जब पहले जो खाना आएगा तो HCl का प्रोडक्शन कहाँ होगा, HCl का प्रोडक्शन जीआई सिस्टम में होगा। तो खाना जब मूव करेगा है ना 2 to 3 आवर्स के बाद में जब खाना मूव करेगा तो इसके साथ में HCl भी मूव करेगा। जब HCl मूव करेगा और उस छाले पे जो है वो HCl कांटेक्ट करेगा तो वहां पे पेन जो है वो क्रिएट होगा, दर्द जो है पेशेंट को होगा। तो डोडिनल अल्सर, आंत के अल्सर्स के अंदर जो है आफ्टर 2 to 3 आवर्स जो है पेशेंट को पेन जो है वो देखने को मिलेंगे। कंप्लेन इसके अंदर 20 to 30% ऑफ द पेन इन नाइट टाइम, नाइट टाइम के अंदर जो है वो पेन 20 से 30% गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर देखा गया है, जबकि रात के अंदर जो है 50 to 80% जो है वो कंप्लेन पेन वाली जो है वो अपन डोडिनल अल्सर के अंदर देखते हैं। नो पेन रिलीव आफ्टर टेक मील, है ना, नो पेन आफ्टर टेक मील, है ना। पेन जो है वो खाना खाने से अपने जो पेन और बढ़ेगा, है ना, और पेन उसी वक्त बढ़ेगा जब अपन खाना खाया, पेन बढ़ेगा, और साथ में एंटासिड ली उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ एंटासिड और खाना खाने से पेन में क्या होगा, थोड़ा रिलीफ भी होगा, पेन के अंदर क्या होगा, रिलीफ होगा। लॉस ऑफ एपेटाइटिस रहेगा, नोजिया वोमिटिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर हार्ट बर्न को अपन टेक्निकल भाषा के अंदर पायरोसिस भी बोलते हैं। तो पायरोसिस जो है वो डोडिनल अल्सर के अंदर जो है देखने को मिलेगा। तो लॉस ऑफ द वेट जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर्स में देखने को मिलेगा। क्यों, जब भी पेशेंट खाना खा रहा होता है उस वक्त उसको पेन हो रहा होता है, तो पेशेंट जो है खाने को विड्रॉल कर देगा। तो इसके अंदर जो है वो अपन को पेन जो है वो 2 to 3 आवर्स देखने को मिलेगा, और खाना खाने वक्त जो है वो पेन अपन का सबसाइड भी होगा, है ना, उस वक्त रिलीफ भी होगा। इसलिए ऐसे पेशेंट के अंदर कई बार वेट जो है वो गेन भी देखने को मिल सकता है, या फिर अपन को नॉर्मल जो है वेट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर रिकवरी थोड़ी क्विक हो सकती है गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर, और जबकि डोडिनल अल्सर वाले पेशेंट में ऑब्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑब्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट जो है ब्लॉकेज हो सकता है, ना ही स्टूल और फीकल जो है पास आउट हो सकता है। अब लेक्चर भी ले रखा है ऑब्स्ट्रक्शंस और ऑब्स्टिपेशंस एंड कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के अंदर जाइएगा, और इस वीडियो के अंदर जो है वो आप इन तीनों का डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये अपने जो है वो डिफरेंस की चर्चा की है, क्या क्या डिफरेंस होता है, और ये फ्रिक्वेंटली जो है वो क्वेश्चंस पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी आप कैसे लिखोगे, देखिएगा। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी कारक रहे हैं, जो भी कारण रहे हैं, या फिर जो भी प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर रहे हैं, उनकी वजह से, जैसे मान लीजिएगा आप लंबे समय से एनएसआईडी ड्रग्स ले रहे हो, लंबे समय से आपको एच पाइलोरिक इन्फेक्शन है, लंबे समय से आप क्रोनिक एल्कोहल अब्यूजर हो, कैफीन आप ले रहे हो,
स्मोकिंग या स्पाइसी फूड आप ले रहे हो, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर आपके अंदर मौजूद हैं, तो क्या करेंगे, ये हमारे स्टार्ट इन्फेक्टेंट ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, इनर मोस्ट जीआई सिस्टम की मेम्ब्रेन है, ये इन्फेक्टेड होना वहां पे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक डी रेगुलेशन, जो अपनी म्यूकोजा का लाइनिंग है वो क्या हो जाएगा, डी रेगुलेशन हो जाएगा। म्यूकोजल जो प्रोटेक्शन फैक्टर है या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो म्यूकोजा बना रही थी वो बनाना कम कर देगी, और इसकी वजह से एक गैस्ट्रिक के अंदर डी रेगुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये डी रेगुलेशन की होने की वजह से आपका जो स्टमक है वो HCl का प्रोडक्शन जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि बढ़ गया तो रिड्यूस बाइकार्बोनेट इन म्यूकोजा, म्यूकोजा के अंदर बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वहां पे हाई HCl के संपर्क में आने से, HCl के संपर्क में आने से म्यूकोजल लेयर का जो है वो डैमेज देखने को मिलेगा, और ये डैमेज बार बार फ्रीक्वेंट हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, अल्सरेशंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसी अल्सरेशंस को अपन बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ये इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो अपन को देखने को मिलेगी। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इस बीमारी को अपन कौन कौन से टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बीमारी जो है ये अपने सच में ही पेप्टिक अल्सर डिजीज है या कोई दूसरी बीमारी है। तो सबसे पहले पेशेंट का अपन हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के अंदर उसके पेशेंट को पूछेंगे कि भाई कोई NSAIDs ले रहे हो, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन है, क्रोनिक आप एल्कोहल एब्यूजर हो, या स्मोकिंग कर रहे हो, या स्पाइसी फूड ले रहे हो। ये पेशेंट का अपन हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेने के बाद में अपन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन इंस्पेक्शंस, पाल्पेशंस, ऑस्कल्टेशंस, परकजन्स करेंगे। ऐसे पेशेंट का पेट जो है एब्डोमेन के अंदर ब्लोटिंग देखने को मिलेगा। पेशेंट आपको हिस्ट्री बताएगा कि बर्निंग सेंसेशन जैसा पेन हो रहा है, और पेशेंट के अंदर जो है ब्लोटिंग जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, बर्फ जो है डकार पेशेंट को ज्यादा मिलेगी, नोजिया, वोमिटिंग, खून में उल्टी आना, खून की उल्टी आना, या मेलेना जैसे। तो पेशेंट का अपन एंडोस्कोपी प्लानिंग करेंगे। एंडोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोपी में अपन विजुअलाइजेशंस करेंगे। किसका विजुअलाइजेशन करेंगे, यहाँ से अपन एंडोस्कोपी डालेंगे, है ना, पेशेंट को इसोफेगस को विजुअलाइजेशन करेंगे, स्टमक को विजुअलाइजेशन करेंगे, और फर्स्ट पार्ट जो है डोडिनम को विजुअल करेंगे। ये फाइबर ऑप्टिक कैमरा होता है, और ये फाइबर ऑप्टिक जो कैमरा है वो हमें पूरा पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में, अंदर की जो लाइनिंग है इस लाइनिंग के बारे में बता देंगे। और यदि यहाँ पे छाले दिख रहे हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर है, पाइलोरिक, और यहाँ पे दिख रहे हैं डोडिनल अल्सर। तो इस तरीके से अपन एंडोस्कोपी से उसको डायग्नोस कर देंगे। यदि पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है तो यूबीटी करते हैं। यूबीटी का मतलब है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। ये अपन हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन पेशेंट में हो रखा है तो ये अपन करते हैं। और आजकल यूरिया ब्रीथ टेस्ट करने के लिए कार्ड टेस्ट भी अवेलेबल है, और जो है ये थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है। ये क्या है, कॉस्टली टेस्ट है, और इसको करने के पीछे कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस भी चाहिए। इससे पहले जो है वो आप कोई मेडिकेशन का हिस्ट्री नहीं है। तो ये यूबीटी टेस्ट जो है अपन करते हैं। ये डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जो है वो हमारे लैब के अंदर एक मशीन के थ्रू जो है इसको करवाएगा। फीकल एंटीजन टेस्ट, फीकल के अंदर जो है वो अपन एंटीजन टेस्ट जो है स्टूल लेटरिन का जो है वो टेस्ट अपन करेंगे। सीबीसी करेंगे। सीबीसी के अंदर पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखेंगे। यदि पेशेंट में एनीमिया है तो एनीमिया वाले पेशेंट में HCl का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है। और यदि कोई और प्रॉब्लम है तो अपन एंडोस्कोपी के साथ में ही कोई एक टिश्यू ले लेंगे जिसको अपन एंडोस्कोपिक बायोप्सी भी इसको बोलते हैं। तो ये अपन जो है वो टेस्ट पेशेंट के अंदर करते हैं। तो अपन नेक्स्ट बात अभी करने वाले हैं, फिर इस पे क्या वर्क रहेगा, किस तरीके से अपन इसका जो है मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट जो है वो इसका क्या है। तो ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सी जो है वो दवाई अपन देंगे। दवाई के अंदर जो सबसे पहले जो है पेशेंट को सिम्टोमेटिक जो है वो हमें ट्रीटमेंट करना है। सिम्टोमेटिक में पेशेंट को पेन हो रहा है तो पहले पेन रिड्यूस करें। पेशेंट को एसिड बढ़ रहा है तो एंटा एसिड जो है अपन देंगे, और पीपीआई ड्रग्स देंगे, पेंटापेराजोल, लेंसोपेराजोल ऐसे देंगे। और पेशेंट के अंदर जो है वो अपन ड्यूल थेरेपी पहले स्टार्ट करेंगे। एक पीपीआई ड्रग्स स्टार्ट करेंगे, और पेशेंट में इन्फेक्शन है तो एक एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन स्टार्ट करेंगे। कई बार जो है वो ट्रिपल थेरेपी देते हैं, 3 दवाई देते हैं सुबह शाम, एक पीपीआई ग्रुप की जैसे पेंटापेराजोल, लेंसोपेराजोल, ओमीपेराजोल, या फिर अपन जो है एमोक्सिसिलिन और एक क्लिरिथ्रोमाइसिन 2 एंटीबायोटिक देंगे। यदि इससे ठीक हो गया वेरी गुड, यदि इससे ठीक नहीं होगा तो ये वाला चलाएंगे, और यदि इससे ठीक हो गया बहुत बढ़िया, या फिर ठीक नहीं हुआ तो क्वाड्रिपल जो है थेरेपी अपन को चलानी पड़ेगी। ये अपन जो है पेशेंट को कम से कम जो है 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को अपन अल्सर प्रोटेक्टिव दवाई भी देंगे।
अल्सर को जो प्रोटेक्ट करती है। सुक्राल फेट जो दवाई है वो अल्सर प्रोटेक्टिव है। ये अल्सर पे जो है वो क्या कर देगी, एक लिपिड का जो है इस पे लेमिनेशंस कर देगी, जिससे जो है वो एचसीएल इससे संपर्क एक्सपोजर में नहीं आएगा, पेन नहीं आएगा। तो ये अपन करेंगे और ऐसी कई सारी दवाई देंगे जो एचसीएल के प्रोडक्शंस को रिड्यूस करे, वेगस स्टिमुलेशंस को कम करे। ये सारी जो चीजें हैं वो पेशेंट के अंदर अपन एज ए मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अपन इसको उपयोग में लेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है पेशेंट को अपन को जो भी ईटियोलॉजिकल कोज है उन कोज को मॉडिफाई करना है, जो भी रिस्क है उसको मॉडिफाई करना। मान लीजिएगा पेशेंट जो है एनएसआईडीज ले रहा है, तो एनएसआईडीज लॉन्ग टाइम लेने की वजह से जो डैमेज है उनको हमें स्टॉप करवानी है। या फिर हम जो एम्प्टी स्टमक ले रहा है तो पेशेंट को एम्प्टी स्टमक लेने से अपन उसको बोलेंगे एम्प्टी स्टमक ना ले। दूसरी बात है एल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल को अपन कंप्लीटली जो है उसको अवॉइड करेंगे, अबिस्टेंस करेंगे, है ना। स्मोकिंग कर रहा है तो अपन स्मोकिंग बताएंगे, उसको बंद करने को बताएंगे। स्पाइसी फूड ले रहा है तो स्पाइसी फूड के लिए भी अपन उसको मना करेंगे। हाई फैट डाइट ले रहा है ना, ज्यादा फैट के अंदर डाइट ले रहा है तो हमें ऐसे पेशेंट के अंदर लो फैट डाइट लेनी है और हाई कार्बोहाइड्रेट लेना है। और कैसा लेना है, आपको जो डाइट है वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है ना, भर पेट आपको खाना नहीं खाना है। हाई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लोगे और कम पेट भर के खाओगे तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है ये रैपिडली होगी और एचसीएल जो है वो अपना पेट के अंदर जो है स्टे उसका कम हो जाएगा। तो ये पेशेंट को अपन एडवाइज करेंगे और जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा उसके बाद में उसको अपन बोलेंगे कि मूवमेंट करे ना, बिल्कुल जो है वो रेस्ट ना करे। रेस्ट करने से भी जो है वो खाना एक ही जगह पे रहेगा, थोड़ा सा मूवमेंट करें। और आप खाना जो फ्रिक्वेंटली जो है वो स्मॉल मील है आप बढ़ा सकते हैं। चाय टी कॉफी जो है उसको अवॉइड करें, इनको ना लें और फ्रूट और जूस ज़्यादा लें। फाइबर डाइट जो है वो ज़्यादा लें, फाइबर डाइट से मूवमेंट बढ़िया रहेगा। और जूस और ड्रिंक मोर वाटर, प्लेंटी ऑफ जो है फ्लूइड आप पेशेंट को लेंगे। इसके अलावा पेशेंट को अपन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शंस दिया है, दवाई दी है, उस दवाई को भूखे पेट वाली पेंटापेराजोल, ओमीपेराजोल, लेंसोपेराजोल जिसको अपन पीपीआई बोलते हैं, तो ये पीपीआई ड्रग्स जो है वो अपन एम्प्टी स्टमक लें और उसके बाद में एंटीबायोटिक कंटिन्यू लें, फॉलो अप करें और पेशेंट को स्ट्रेस फ्री रहें, है ना। स्ट्रेस की वजह से भी वेगल स्टिमुलेशन होता है और पेशेंट को दिक्कत रहती है। तो पेशेंट को स्ट्रेस फ्री दें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, है ना, आसपास के सराउंडिंग हाइजीन रखें, घर का खाना प्रिफरेंस करें। बाहर आप कहीं खाओगे तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो ज्यादातर जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से, है ना, आप कहीं दूसरी जगह खाओगे, खाना शेयर करोगे, है ना, तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो घर का खाना प्रिफरेंस ही आप करें और ये सारे जो है नर्सिंग मैनेजमेंट अपन इसको पेशेंट को रखेंगे। यदि अपना मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों फेल कर जाए, है ना, ये फेल कब कर जाएंगे, जब अपन 16 वीक से पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, है ना, 16 वीक हो गए पेशेंट को, अपन बिल्कुल जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं और मेडिकल मैनेजमेंट से कोई जो है आउटपुट जो है पेशेंट के अंदर नहीं आया है, या फिर पेशेंट का जो अल्सर था वो परफोरेट कर गया और वहां पे हैवी ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिली है, या फिर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, परफोरेशन हो गया, या है ना ऑब्स्टिपेशन हो गया, या फिर पेशेंट को बड़ी जो प्रॉब्लम है मोर बहुत ज्यादा शार्प पेन हो रहा है और वाइटल पेशेंट के जो है फ्लक्चुएट कर गए, तो इसका मतलब जो है अब पेशेंट को हमें मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करना है, अब पेशेंट को जो है हमें सर्जिकली जो है मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है सबसे पहले अपन करते हैं हाई सेलेक्टिव वेगोटोमी। वेगोटोमी करेंगे। वेगस नर्व जो है वो अपने स्टमक को क्या करती है, ये अपने वेगस नर्व स्टिमुलेशंस देती है स्टमक को और स्टमक इसके अकॉर्डिंग जो है वो एचसीएल बनाता है। और सेलेक्टिव जो वेगोटोमी है ना, जो सेलेक्टिव वेगोटोमी है, इस तरीके से ये नर्व आती है और हर पार्ट को अपनी अपनी जगह सप्लाई देगी। मान लीजिएगा ये वाली पार्ट जो है वो ज्यादा एचसीएल बना रहा है तो हम सेलेक्टिव इसी को ही कट करेंगे, इसी को ही कट करेंगे। मान लीजिएगा ये और ये दो ही ज्यादा कर रही तो ये अपन दो ही कट करेंगे। या फिर टोटल ट्यूनिकल एब्डोमिनल वेगोटोमी जो है पेशेंट के अंदर करेंगे, जिसके साथ में अपन गैस्ट्रोजेजुनेस्टोमी भी पेशेंट को कर सकेंगे। वेगोटोमी का मतलब हो गया कंप्लीटली ये जो वेगस नर्व आ रही है इसको कट डाउन कर देते हैं, इसको बोलते हैं वेगोटोमी। पाइलोप्लास्टी भी करते हैं, पाइलोरिक पार्ट के अंदर कोई गड़बड़ी है तो अपन पाइलोरोप्लास्टी इसको बोलेंगे। एंट्रोक्टोमी भी करते हैं और बिलरोथ भी करते हैं। और इन सर्जरी करने के बाद में पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम जो है नाम की बीमारी हो सकती है। डंपिंग सिंड्रोम जो बिलरोथ की सर्जरी करते हैं, इसमें अपन स्टमक को काट के छोटा कर देते हैं ताकि जो है वो स्टमक का कैपेसिटी कम रहे। तो ये फास्ट जो एम्प्टिंग स्टमक होता है इसको अपन बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। और डंपिंग सिंड्रोम की वजह से पेशेंट को कई सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपन ने पूरी चर्चा की है क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, किस कारण होता है,
क्या रिस्क फैक्टर है, क्या इसकी इटियोलॉजी है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या साइन एंड सिम्टम है, कैसे अपन डायग्नोसिस करेंगे और किस तरीके से अपन इसको मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा और यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है और लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।